नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सारे अभ्यर्थी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में निरंतर प्रयासरत होंगे। आज उस क्लास का इंतजार भी खत्म करा जा रहा है जिसके लिए आप लालायित थे, परेशान थे या चिंतित थे। बेसिकली इंडियन इकोनॉमी के साथ साथ एमपी की इकोनॉमी का एक ऐसा गठजोड़ जिसको आपको पढ़ने में आसानी हो, कम समय में पढ़कर आप अच्छे से समझ सकें और विभिन्न बुकों का निचोड़ जहां मिल सके, उसके लिए इस क्लास को मैं आपको दे रहा हूं। आज इसका लेक्चर नंबर फर्स्ट है। इस आधार पर कि आपको कैसे पढ़ना है, क्योंकि ये नोट्स आपके पास आ भी जाएंगे तो इनको पढ़ने में, डिकोड करने में थोड़ी सी समस्याएं आती हैं। इन समस्याओं का समाधान मैं आपको दूंगा कि कैसे आप एक प्रारूप बनाएंगे, कैसे आप इन संपूर्ण नोट्स को पढ़ेंगे जो मैं आपको उपलब्ध करवाने वाला हूं। तो फटाफट सभी लोग जुड़ जाइए। हम शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की, जो कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लेकर विशेष प्रश्नों को एक ऐसा संग्रह है जहां से आपको सब कुछ बनेगा। तो चलिए जल्दी से जुड़ जाइए सभी लोग। मुझे एक बार कमेंट करके बता दीजिए कौन कौन लोग जुड़ चुके हैं, तो फिर मैं सेशन की शुरुआत करता हूँ। जी हाँ, बहुत बढ़िया साथियों, बिल्कुल। चलिए, हाँ बेटा, जय सिया राम, राधे राधे। सभी को नमस्कार है, सभी को गुड इवनिंग है और सभी प्यारे अभ्यर्थियों का स्वागत है जो इस क्लास का इंतजार कर रहे थे। सभी लोग सेशन में जुड़ जाएं तो मैं अब सेशन की शुरुआत करता हूँ, ठीक है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। चलिए, तो अब इस आधार पर शुरुआत करते हैं हम हमारे आज के इस सेशन की। और आज का ये जो सेशन है ये कुछ इस प्रकार से आपके सामने जो है दिख रहा होगा। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पॉइंट वाइज सारी इकोनॉमी को रेडी करके रखा है मैंने। वन बाय वन सारे फैक्ट्स हैं, प्रश्न कैसे बनेंगे उन पर भी चर्चा करूंगा। यहीं से आपको ध्यानपूर्वक सुनते रहना है और जो लोग नोट डाउन कर रहे हैं उनको नोट डाउन करते चलना है। शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात आती है मेरे प्यारे बच्चों, अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक संगठन की बात आती है, जिसने जून 2024 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी। इस रिपोर्ट के अनुसार जब हम जीडीपी को देखते हैं तो भारतीय अर्थव्यवस्था जीडीपी के अकॉर्डिंग यदि हम बात करते हैं तो जीडीपी के अकॉर्डिंग 5वें पायदान पे बनी हुई है। सामान्यतः यह जो आकलन है यह नॉमिनल जीडीपी के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं। तो इस आधार पर ऐसे यदि आपसे प्रश्न पूछता है कि आईएमएफ के बताए अनुसार या वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वह किस पायदान पे है, तो आपका आंसर होना चाहिए मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, आपका आंसर होना चाहिए 5वें पायदान पे। कौन से पायदान पे है? 5वें पायदान पे। ये पहला प्रश्न का आंसर हो गया। यदि इसी दिशा में वह पूछ लेता है कि पहले स्थान पर कौन है, तो आप बोलोगे अमेरिका। दूसरे स्थान पर कौन है, तो आप बोलोगे चीन। तीसरा जर्मनी, चौथा जापान। इस तरीके से आप इसको याद कर लेंगे। अब बात आती है कि यदि ये मैंने आपको ध्यान से सुनना, ये जो डेटा मैंने दिया ये मैंने आपको दिया नॉमिनल जीडीपी के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? नॉमिनल जीडीपी के बेसिस पे। यदि परचेजिंग पावर पेरिटी के बेसिस पे पूछ लेगा, किसके बेसिस पे? परचेजिंग पावर पेरिटी के बेसिस पे पूछ लेगा, तो उस अकॉर्डिंग जिस तरीके से ये तीन नाम है वैसे ही याद कर लो कि इंडिया की रैंकिंग भी कितनी है? थर्ड पोजीशन पे। किस पे है? थर्ड पोजीशन पे। पीपीपी के बेसिस पे चाइना फर्स्ट पे है, सेकंड अमेरिका पे अमेरिका है और थर्ड जो है आपका भारत। ये हो गया। आगे, अब भारत को 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में भारत के राज्यों का भी तो योगदान होगा, तो इसको कैसे समझना है उसको देखिए। तो इस दिशा में यदि हम बात करते हैं तो देखो, सबसे पहले नंबर पर यदि बात करते हैं भारत को 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में सबसे बड़ा योगदान महाराष्ट्र राज्य का है। किसका है? महाराष्ट्र। वहीं बात करते हैं हमारे मध्य प्रदेश का कितना योगदान है, तो मध्य प्रदेश 10वां बड़ा राज्य है, 10वां बड़ा कंट्रीब्यूटर है जो इंडिया को 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने में सपोर्ट कर रहा है। इस अकॉर्डिंगली इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन काउंट हो रहा है वो काउंट हो रहा है 4.7%। कितना बोलोगे आप? 4.7%। ऐसा मान लो कि भारत के पास टोटल 100 रुपए है, तो 100 में से 4.7 रुपए जो है हमारा मध्य प्रदेश दे रहा है। इतनी बात हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता होगा कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना या महत्वाकांक्षी योजना कह सकते हैं, या प्रधानमंत्री मोदी के संदर्भ में यदि हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी का एक लक्ष्य है कि वर्ष 2047 तक हम हमारे भारत को विकसित भारत जो है बनाए। तो विकसित भारत @2047 ये बताता है कि 2047 का भारत कैसा होगा। मैं आपसे बात कहूं तो यह कुछ इस तरीके से होगा जो आधुनिक संसाधनों से सुसज्ज हो, इसी के साथ साथ आवागमन के अच्छे खासे साधन हो, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो गई। तो उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो संचार,
संचार के साथ जो है स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के साथ शिक्षा, उसी के साथ साथ टिकाऊ जो है एक तरीके से शहरीकरण की बात करते हैं। तो इस दिशा में देखो, सुदृढ़ भारत, आत्मनिर्भर भारत, उन्नत और टिकाऊ भारत जो है आजादी के 100 वर्ष होने पर बनेगा। यह लक्ष्य अन्य देश जो है भारत के पहले भी हासिल करने का टारगेट लेके बैठे हैं, पर भारत 2047 पर शायद बने, क्योंकि आपको पता है जिस प्रकार केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन लेके आई थी और ये बात कही गई थी कि 2019 तक हम 100 शहरों को स्मार्ट बनाएंगे, उनमें से हमारे मध्य प्रदेश के 7 शहर शामिल थे, जिनमें से अभी एक भी नहीं हुआ, इंदौर तक नहीं हुआ। इसलिए मैं बोलता हूं, हमेशा क्लास में आपने सुना होगा कि इंदौर जो है बड़ा गांव है। इंदौर कैसा गांव है? बड़ा गांव। समझे बात को? हालांकि मध्य प्रदेश इसमें प्रयासरत है। थर्ड क्वेश्चन जो आपका बिल्कुल बनने की संभावना है मेरे प्यारे बच्चों इस बार के एग्जाम में, वो है कि मध्य प्रदेश का जो बजट है उसका साइज क्या है, आकार क्या है। तो ये सारा डाटा जो मैं अभी पढ़ूंगा ये दिया है करोड़ रुपए में। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल सुने कि 2021-22 में कितना था? 2,25,524 करोड़ रुपए। वहीं बात करते हैं 2023-24 में, तो ये था 2,81,554 करोड़ रुपए। और यदि ये बजट अनुमान था एक तरीके से, और उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो रिवाइज एस्टिमेट्स की बात करते हैं, तो ये था आपका 2,51,348 रुपए, जिसे हम पुनरीक्षित अनुमान कहते हैं। मतलब सरकार ने इसमें बाकायदे समीक्षा करके और अच्छे से सारा डेटा का कैलकुलेशन करके आपको बताया था। इतनी बात हो गई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हालिया यदि बात पूछेंगे कि वर्तमान का जो बजट आया है 24-25 का जो बजट आया है वह कितना है, तो आपका आंसर होना मेरे प्यारे बच्चों 3,65,000 करोड़ रुपए का है। अब इसी को वो क्या कर सकता है, 3.65 लाख करोड़ रुपीस जो है आसानी से लिख देगा। तो ऐसे में कंफ्यूज कुछ बच्चे हो जाते हैं, परेशान नहीं होना। उसी के साथ साथ विशेष करके देखो मैंने लिख दिया है कि सरकार का लक्ष्य है कि आगामी 5 वर्षों में इसे दोगुना करा जाएगा। तो पूछ ले कि हालिया जो बजट प्रस्तुत करा गया है इसे कितने वर्षों में सरकार ने दोगुना करने का लक्ष्य रखा है, तो आपका आंसर होना चाहिए 5 वर्ष। ठीक है, बिल्कुल। इतनी बात यदि आप लोगों को समझ में आ गई हो तो मुझे एक बार फटाफट कमेंट करके बता दो, मैं आप सभी के कमेंट देख रहा हूँ। ठीक है, बीच में जो लोग जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे अभ्यर्थियों। इसी प्रकार से मैं वन बाय वन आपको सारे फैक्ट्स बताते चलूंगा और वन बाय वन ये भी बताते चलूंगा कि इन सारे फैक्ट्स को पढ़ना कैसे है। मैं आपको डेटा तो दे देता हूँ, अभी भी दे दूंगा, और इसी के लिए मैंने अपना इस कोर्स को लॉन्च भी करा है। बट बात यह आती है कि इस डेटा को जब मैं मेरे नजरिए से आपको पढ़ाते चलूंगा तो आपको जल्दी इसमें सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, आपको सारी बातें भी समझ में आ जाएंगी, जिसके आधार पर आप एक अच्छे नंबर जरूर प्राप्त कर लेंगे। बिल्कुल ठीक। हाँ बेटा, जो बीच में जुड़े हैं उनको भी नमस्कार है, राधे राधे है। पेन पेपर लेके बैठ जाओ, बढ़िया अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो ताकि पढ़ने में आसानी हो और एग्जाम में जो प्रश्न आए उनको समझ के अच्छे से आंसर भी आप इनके दे सको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों कि राज्य का सकल घरेलू उत्पाद। मैंने आपको जीडीपी का कॉन्सेप्ट समझाया था नेशनल इनकम वाले टॉपिक पे, जिसपे हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। समझ गए बात को? भारत की भौगोलिक सीमाओं के भीतर एक वित्तीय वर्ष के दौरान उस देश के नागरिकों और गैर नागरिकों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है। वहीं बात करते हैं कि राज्य जीडीपी क्या होता है, तो यही संदर्भ में आप राज्य की सीमाओं के भीतर काउंट कर लीजिए। राज्य में जो भी वस्तुएं और सेवाएं प्रोड्यूस हो रही हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, उनको हम राज्य जीडीपी के अंतर्गत जो है रख रहे हैं। ये बात क्लियर हो गई। तो इस वर्ष का जो है जीडीपी, अब जीडीपी भी दो मूल्यों पर कैलकुलेट करा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। कितने मूल्यों पर कैलकुलेट करा जाता है? 2 मूल्यों पे। एक होता है आपका स्थिर मूल्य। कौन सा मूल्य होता है? स्थिर मूल्य, जिसको हम कांस्टेंट प्राइस कहते हैं। और एक होता है आपका प्रिवेलिंग प्राइस, इसको प्रचलित मूल्य, कहीं कहीं चालू मूल्य लिखा आएगा। तो आपसे स्पष्ट रूप से वो पूछेगा कि वह किस बारे में पूछना चाह रहा है। तो आपसे पूछेगा कि प्रिवेलिंग प्राइस पर जो है फाइनेंशियल ईयर 23-24 में भारत राज्य मध्य प्रदेश का जीडीपी कितना है, तो आप बोलोगे 13,63,327 करोड़ रुपए। क्या ये क्लियर है? उसी के साथ साथ जो कि स्थिर मूल्य, ध्यान से सुनना, जो कि स्थिर मूल्य से 6 लाख, स्थिर मूल्य कितना है? 6,60,363 करोड़ से लगभग जो है कितना है? 104% अधिक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, बिल्कुल आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी, कोई डाउट तो नहीं है? एक बार मैं चेक कर लेता हूं बस बच्चों, ठीक है।
ठीक, चलिए, हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस बेसिस पे यदि हम बात करते हैं तो ध्यान से सुनना। अब क्वेश्चन आगे बढ़ा रहा हूं मैं कि आपसे बोल रहा है स्थिर मूल्य और चालू मूल्य। स्थिर मूल्य जो है एक पर्टिकुलर बेस ईयर को काउंट करके करे जाते हैं, जिनमें हम सामान्यतः ऐसा मानते हैं कि महंगाई का जो है इसमें समावेश नहीं करा गया। वहीं चालू मूल्यों के संदर्भ में महंगाई का समावेश कर लिया जाता है, तो इस आधार पर आपको वेरिएशन देखने को मिलता है, अर्थात जब भी प्रिवेलिंग कॉस्ट पे कैलकुलेशन करा जा रहा होगा ये हमेशा आपको ज्यादा दिखेगा। समझे बात को? इसलिए देखो आपको जो है प्रचलित मूल्यों पर कितना मिल रहा है, 13,63,327 करोड़ रुपए। जबकि वही यह आपका ये पूछ रहा है कि पिछले वित्तीय वर्ष से कितना अधिक है, तो आप बोलोगे पिछले वित्तीय वर्ष से 9.37% अधिक है। पिछले वित्तीय वर्ष में कितना था, तो 12,46,477 करोड़ रुपए, 471 करोड़ रुपए यह था। इतनी बात क्लियर हो गई। एक एक क्वेश्चन वो एग्जैक्टली ऐसे ही पूछेगा आपसे, तो उसके आंसर आपको वैसे ही देते चलना है। स्थिर मूल्य या कांस्टेंट प्राइस पे बात करते हैं तो 6,60,363 करोड़ रुपए है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में यदि हम बात करते हैं तो 6.01% अधिक है। अब देखो ये आपको मेरे पीछे जो है पूरा दिख रहा होगा, इस तरीके का एक चार्ट बना हुआ है। तो ये जो नीला वाला लाइन जा रही होगी आपको दिख रही है, ये देखिए ब्लू वाली जो इस तरीके से लाइन दिख रही है हल्की सी, ये वाली लाइन, ये बेसिकली आपके वर्तमान मूल्यों को या प्रिवेलिंग प्राइस को दर्शाती है। देखो ये पूरा लिखा हुआ है लास्ट ईयर का, फिर ये करेंट ईयर का, फिर ये उसके भी पहले ईयर का, मतलब अपन से इस तरीके से 21-22 का ये आपका लिखा हुआ है। एक एक करके आपको इस तरीके से इसको कॉन्सेप्ट को समझना है। आप इतना ही पढ़ेंगे, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, इससे ज्यादा पढ़ने का प्रयास आपको नहीं करना। उसके बाद में यदि मैं आपसे आगे बोलता हूं तो इस तरीके से ये देखो, ये आपकी जो येलो लाइन जा रही है ये जो है आपका स्थिर मूल्यों के बेसिस पे, फिक्स प्राइस के बेसिस पे। आपको एग्जामिनर, मैं फिर से बोल रहा हूँ, स्पेसिफिक करके पूछेगा, उसका आपको आंसर देना रहेगा, मोस्ट प्रोबेबली परसेंटेज में आएगा। क्लियर है? चलो इतनी बात हो गई हो तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ फटाफट। हाँ बच्चों, ठीक है, चलिए। एमपी की इकोनॉमी के सारा समाधान आपको मिल जाएगा। आपको सिर्फ जो है इन नोट्सों को पढ़ना है। क्या करना है? इन नोट्स को पढ़ना है। इसी बुक का इसलिए मैंने नाम रखा है मध्य प्रदेश और भारतीय अर्थव्यवस्था की जो है ब्लैक बुक है। इसमें इंडियन इकोनॉमी का भी डेटा है, बट वो एंड में है जैसे ही एमपी का पूरा डेटा कंप्लीट होगा। चलिए, अब बात आती है राज्य जीएसवीए की, बात होती है किसकी है? राज्य स्टेट वैल्यू एडेड। अब देखो दो कॉन्सेप्ट होते हैं बच्चों, एक होता है जीडीपी और एक होता है जीवीए। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड की बात होती है। तो बेसिकली जीवीए में क्या होता है कि जो एक पर्टिकुलर, यदि आप बोलेंगे कि 3 क्षेत्रक होते हैं अर्थव्यवस्था के, कितने होते हैं? 3, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो जीवीए में इन तृतीयक मतलब प्राथमिक क्षेत्र में भी कौन सा क्षेत्र कितना कंट्रीब्यूशन करता है, इसका स्पेसिफिक जो है या अलग अलग जो है कंट्रीब्यूशन निकल के आ जाता है। इसलिए जीडीपी की तुलना में अब जीवीए को प्राथमिकता दी जाती है। किसको प्राथमिकता दी जाती है? जीवीए को। तो राज्य जीवीए के संदर्भ में यदि हम बात कर रहे हैं, राज्य जीएसवीए जो है आपका, तो इसके संदर्भ में यदि हम बात कर रहे हैं तो देखो तीनों क्षेत्रकों का योगदान कितना है। तो आपसे पूछ ले मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में तीनों क्षेत्रकों का योगदान कितना है, वो भी पूछेगा स्थिर भावों पर या प्रचलित भावों पर। स्थिर भावों पर क्या बोलोगे? लगभग 45.53% प्राथमिक क्षेत्र दे रहा है, जिसके अंतर्गत कृषि, कृषि के साथ साथ खनन, वानिकी, मत्स्य पालन इत्यादि आते हैं। द्वितीय क्षेत्र या सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो 18.47% की बात हो रही है, और तृतीय क्षेत्र की बात करेंगे तो लगभग ये 36% है। तो इस तरीके से वो पूछेगा। आप इनको राउंड फिगर भी कर सकते हो। देखो मैं आपको बता दे रहा हूं कि इसको 45 कर लो, इसको कर लो 18, ठीक है, 45, 18 और 36, इस तरीके से याद कर लो। वही प्रचलित भाव पर पूछेगा तो 35%, उसके बाद में आपका 24 दशमलव, मतलब इसको 36 कर लो 35 की जगह, तो 36%, इसको 25 कर लो, और इसको जो है आप जो है 40% कर लो, 40% कर लो। तो इस तरीके से अब वो क्रमशः पूछ ले तो क्रमशः बता देना, या एक क्वेश्चन और बनाने की संभावना रहेगी कि वो पूछ लेगा वर्तमान में मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान कौन सा क्षेत्रक दे रहा है, अकॉर्डिंग टू आपका वो फिर पूछ लेगा फिक्स प्राइस पे या फिर प्रिवेलिंग प्राइस पे, दोनों में से किसी से पूछ लेगा। तो यदि देखो स्थिर भावों के संदर्भ में भी आप देखोगे तो प्राथमिक क्षेत्र ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहा है, देखो सबसे ज्यादा 45% कर रहा है।
प्रचलित मूल्यों पे यदि पूछेगा तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको संभलना रहेगा। ये देखो, ये आपका 40% कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो एक एक करके सबके आंसर दे देना, और यही डेटा इस चार्ट के रूप में संलग्न है। चार्ट थोड़ा सा देख लोगे तो मोटे तौर पे सारा आइडिया आपको लग जाएगा। मतलब पिक्चराइजेशन से चीजें थोड़ी सी ज्यादा क्लियर हो जाती हैं, तो आपके दिमाग में एक माइंड मैप बना रहेगा, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, मैं सभी के कमेंट्स देखते चल रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन करते चलें, और आप लोग जो संवाद कर रहे हैं मैं उनको भी देखते चल रहा हूँ। मुख्यतः आप लोगों को इन नोट्स का इंतजार था। एक बच्ची ने कमेंट भी करा था कि सर जो है हमें 1 महीने पहले जो आप नोट्स देते हैं वो कहाँ पर मिलेंगे। तो उसी के संदर्भ में मैंने कहा कि चलो ये नोट्स तैयार तो हो गए हैं, ये भी मैंने देने की बात कह दी। पर बात ये आई कि ये लैंग्वेज जो इसकी है इकोनॉमी की, इसको पढ़ने में कई बच्चों को दिक्कत होती है। उस दिक्कत का समाधान करने के लिए मैं इन नोट्स को जो है पढ़ाता हूं, ताकि फिर आप एक बार इन बातों को सुन लेंगे, आपके दिमाग में पूरी पिक्चर सेट हो जाएगी। और इस बार हमने टारगेट रखा है कि यहां से हम 10 से 16 प्रश्न करेंगे, और ओवरऑल जो प्री का सेक्शन है उस पे हमने 40 प्रश्नों का टारगेट लिया है। पर उसके लिए हमने हिस्ट्री में भी काउंट करा है, करंट अफेयर्स में भी काउंट करा है, इकोनॉमिक्स में भी काउंट करा है। इस तरीके से होलसोल कॉम्बिनेशन आपका कॉम्बो बैच बनाया गया है। चलिए आगे बात करते हैं राज्य की प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। जिस तरीके से हम देश की प्रति व्यक्ति आय को काउंट करते हैं बच्चों, देश की प्रति व्यक्ति आय किस तरीके से काउंट होती है, नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री जो है कर दिया जाता है, तो उस देश की पर कैपिटा इनकम निकल जाती है, प्रति व्यक्ति आय निकल जाती है। इसी प्रकार से जब हम राज्य के संदर्भ में राज्य का जो जीडीपी होगा उसमें डिवाइडेड बाय करेंगे राज्य की टोटल पॉपुलेशन को, तो हमारे अंदर या हमारे यहाँ राज्य की पर कैपिटा इनकम जो है निकल कर चली आएगी। इस संदर्भ में देखो 2023-24 के अग्रिम अनुमानों मतलब एडवांस एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग बोला जाए तो स्थिर भावों पर यदि बोलेंगे, स्थिर भाव मतलब कांस्टेंट प्राइस पे बोलेंगे, इंग्लिश वालों ध्यान से सुनो, इसका आंसर टिक करके आना आप अपनी कॉपी में 46,441 रुपए। ये आप सभी लोगों की आय है जो वर्किंग लोग हैं, पॉइंट को समझे। उसी के साथ साथ वर्किंग इन द सेंस जो काम कर सकते हैं। प्रचलित भावों के संदर्भ में यदि हम बात करेंगे तो 1,42,565 रुपए, कितनी 1,42,565 रुपीज जो है इसका आंसर होगा। वहीं पर ध्यान से सुनना, यह वित्त वर्ष 2011-12 में प्रचलित और स्थिर भावों पर कितनी है, तो 38,497 रुपए, कितनी है 38,497 रुपए थी। तो कहीं ना कहीं वो आपसे देखो, सारे ऑथेंटिक सोर्स लिए हैं, न्यूनतम जो सर्वेक्षण आया है उससे लिए हैं, उन्हीं को आधार बनाकर उनको डिकोड करके मैंने आपको सारा डाटा दिया है। अब एक एक करके इन संपूर्ण डेटा को ध्यानपूर्वक पढ़ना, आराम से सुन लेना, इसी से आपके प्रश्न के उत्तर सही चले जाएंगे। ये चार्ट देखो, इस पे भी लिखा हुआ है, ये वर्तमान मूल्य लिखे हैं, नीली वाली लाइन जो जा रही है, और यहीं पर स्थिर मूल्य लिखे हुए हैं, ये एक बात हो गई। अब जब हम इनको काउंट करेंगे तो ये देखो 1,42,000 आपका ये हो गया, समझ गए बात को, किस मूल्यों पे, वर्तमान मूल्यों पे। और यदि पर स्थिर मूल्यों पे बात करेंगे तो लगभग 66,000 है। इस तरीके से इसको काउंट कर लिया जाता है। कभी कभी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कितना इंक्रीमेंट हुआ है ये पूछ लेता है आपसे, तब यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लास्ट ईयर का डेटा आपको याद होना चाहिए। ये कुछ इस प्रकार के प्रश्न हैं, यदि बनने हुए तो बहुत अच्छे से बन जाएंगे, और नहीं हुए तो फिर तुम दूर दूर तक तुक्के लगाओगे तो भी सही नहीं जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? एक एक करके सारी चीजों को समझते चलो, जिससे आपके आंसर सही चले जाए। क्या सही चले जाए? आंसर। क्लियर है? हाँ ठीक, मैं कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर रहा हूं, इसलिए आप लोगों को मैं ये भी बताते चल रहा हूं कि इनके आंसर्स कैसे, क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। अब इस पे किसी को एमसीक्यू पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपसे फिर से बोल रहा हूं। हालांकि मैं इसके बाद आपको एंड ऑफ द डे आपको पता रहता है कि लास्ट क्लास में एमसीक्यू देता हूं, तो उस क्लास का इंतजार आपको तो बिल्कुल करना पड़ेगा। उसी के साथ में आपसे एक बात और बोलना चाहता हूँ कि आप कितनी भी बुकें पढ़ लो, पर जब तक बुकों को डिकोड करना नहीं आएगा तब तक इकोनॉमिक्स आपसे नहीं बनेगी। इसलिए बोल रहा हूँ, ध्यानपूर्वक इन बातों को सुनो। जिन्होंने कोर्स ज्वाइन नहीं करा है वो इस कोर्स को बिल्कुल ज्वाइन करो, क्योंकि आपको मैं कम समय में एक अच्छे नंबर दिलाने का वादा कर देता हूँ। अब राज्य की अब प्रति व्यक्ति आय निकल गई मेरे प्यारे बच्चों, तो भारत के संदर्भ में भी मैंने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट देखो डालकर लिख दिया है, जो आपको काम आएगी। यदि भारत के संदर्भ में पूछ ले तो आप बोलोगे स्थिर भावों पर 1,06,744 रुपए है,
प्रचलित भावों पर पूछेगा तो 1,84,205 पॉइंट को समझ गए। दोनों में किसी में पूछ ले, अपने को याद रखना है, अपने को आंसर सही देना है। ये मोटे तौर पे 1,06,000, ये मोटे तौर पे 1,84,000, इतना एग्जैक्ट पूछेगा तो फिर तो आपको एग्जैक्ट आंसर देना ही पड़ेगा। अब राजकोषी संकेतक की बात आती है बच्चों। राजकोषी संकेतक का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में इनको जो है ना फिस्कल इंडिकेटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिस्कल इंडिकेटर्स बोलते हैं। ये किसी राज्य के सुदृढ़ीकरण का प्रतीक माने जाते हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है उसका प्रतीक माने जाते हैं। कैसे? आराम से सुनो, सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। बात होती है राजस्व घाटे की, रेवेन्यू डेफिसिट इसको इंग्लिश में बोलते हैं। राजस्व घाटा क्या होता है? जब राजस्व आय की तुलना में राजस्व व्यय ज्यादा हो, मतलब राजस्व रेवेन्यू इनकम के कंपैरिजन में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा हो। समझ लो साधारण भाषा में कि पैसा सरकार कम कलेक्ट कर पा रही है परंतु सरकार के खर्चे ज्यादा हैं। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने, इवन सुप्रीम कोर्ट की जो जज हैं उनकी सैलरी, पेंशन इत्यादि भी जो है जब सरकार नहीं दे पा रही है तो सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा तमाचा आज ही के दिन जो है इस पे मारा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आप लोगों के पास फ्रीबीज जैसी चीजें बांटने के लिए पैसा आ जाता है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो कार्यरत जज हैं उनके लिए या उनकी पेंशन के लिए आपके पास पैसा नहीं आता है। ये बड़ी ही संवेदनहीन बातें, समझे बात को। तो देखो अब पहला नंबर रेवेन्यू डेफिसिट की राजस्व व्यय ज्यादा है कंपैरेटिव टू राजस्व आय के। समझ गए बात को। तो इसको मैं ऐसे बड़े का साइन लगा के लिख दे रहा हूँ। छोटा बड़ा का साइन अपन ने पढ़ा है ना, तो इसको कह देंगे राजस्व घाटा। आगे देखो, राजस्व आधिक्य की बात हो रही है। ऐसा बताया गया है मेरे प्यारे बच्चों की मध्य प्रदेश को इस बार रेवेन्यू सरप्लस हुआ है। मेरे हिसाब से जब सरप्लस हुआ है तो सरकार का खजाना भरा होना चाहिए, और सरकार का खजाना यदि भरा है तो फिर सरकार को लोगों को रोजगार भी तो देना चाहिए, पर सरकारें नहीं देंगी क्योंकि उनके बच्चे इसकी तैयारी थोड़ी कर रहे हैं। समझे बात को। यदि राजस्व व्यय, ध्यान से देखो, राजस्व व्यय राजस्व आय की तुलना में कम है तो मतलब यहां पर अब इसका अपोजिट हो गया जो मैंने आपको बोला। यहां पर आप ऐसे समझ लीजिए कि राजस्व आय ज्यादा है। तो जब ज्यादा आ रहा है मतलब इनकम ज्यादा हो रही है, एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, तो यह स्थिति रेवेन्यू सरप्लस को दर्शाती है। और इस बार का जो रेवेन्यू सरप्लस है वो है 413 करोड़ रुपए। बिल्कुल प्रश्न बनने वाला है एग्जैक्ट इसी तरीके का। ध्यान से पढ़ के जाना और आंसर दे के आना कि सर ने बता दिया था। आगे देखो, राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट की बात आती है। किसकी बात आती है? फिस्कल डेफिसिट की बात आती है। तो प्रश्न आपसे ये पूछ ले कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, तो वो इसी तरीके का बना के आपको देगा। आप बोलना बजटीय घाटा प्लस सरकार की संपूर्ण देयताएं, मतलब एक तरीके से बजट डेफिसिट प्लस टोटल लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। क्या बोलोगे आप? टोटल लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट बोल दोगे। ठीक है, एक सेकेंड रुकना। ठीक, हाँ चलो, टोटल लायबिलिटीज ऑफ द क्या बोल दोगे आप? गवर्नमेंट बोल दोगे। तो इस बेसिस पे जब आप इसको समझेंगे तो आप इसका आंसर क्या देंगे। देखो इस बार के लिए कितना हुआ है? 55,709 करोड़ रुपए, जो कि राज्य जीडीपी का 4.02% है। ये ऐसे ही आपसे पूछेगा कि राजकोषीय घाटा कितना है, आप बोलना लगभग 56,000 करोड़ रुपए, याद कर लोगे। आपसे पूछे जीडीपी का कितना है, आप लगभग 4.02%, नहीं तो 4% तो याद रखो। समझे बात को। उसके बाद में प्राथमिक घाटा क्या होता है? देखो बच्चों, राजकोषीय घाटा मतलब ये जो ऊपर वाला अभी आपने देखा बजटी, ये वाले को जो है फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले को लगा के अपन इसमें से ब्याज को माइनस कर दे रहे हैं। तो मतलब क्या है? बजटीय घाटा मतलब सरकार के पास एक घाटा हो रहा है। सरकार के पास घाटा होने का मतलब क्या है? सरकार की आय कम है, सरकार के खर्चे ज्यादा है। इसमें से ध्यान से सुनो, इसमें से तुमको क्या प्लस करना है? सरकार की संपूर्ण देयताओं को, और माइनस कर देना है मेरे प्यारे बच्चों ब्याज को। किसको माइनस कर देना है? ब्याज को, क्योंकि ब्याज का पेमेंट आपको करना पड़ेगा। तो इस बेसिस पे यदि पूछे प्राथमिक घाटा कितना है तो इसको भी लगभग 33,000 करोड़ रुपए जो है आप याद कर लो। ये सारे इंडिकेटर्स बोले सर कहां पर हैं? ये सारे इंडिकेटर्स देखो यहाँ पर दबे हुए हैं। समझ गए बात को। ये दिख रहे होंगे आपको। राजस्व घाटा या आधिक्य यहाँ पर लिखा है तो घाटे के लिए माइनस का साइन और आधिक्य के लिए प्लस का साइन लगा हुआ है। आपको कौन सा याद करना है इनमें से भी मैं आपको ये बता दे रहा हूं। ये आपके लिए प्राथमिकता होगी। सबसे पहले आप इस डेटा को याद करोगे।
ये याद हो जाए तो इसके बगल वाले भैयों को भी देख लेना अच्छे से। समझ गए बात को। इनमें से भी क्या देखो, ये तो मैंने आपको बता दिया, ये 56,000 बता दिया, ये 33,000 करोड़ रुपए बता दिया। अब क्वेश्चन परसेंटेज में ज्यादा आते हैं। किसमें ज्यादा आते हैं? परसेंटेज में ज्यादा आते हैं। तो इन परसेंटेज को थोड़ा सा याद करके चले जाना और कुछ नहीं है। समझे बात को। आगे देखो, इसी आधार पर ऋण ऋण जीएसडीपी अनुपात की चर्चा होती है। किसकी चर्चा होती है? ऋण जीएसडीपी अनुपात की चर्चा होती है। बेसिकली ऋण जीएसडीपी अनुपात होता क्या है ये मैं आपको समझा दे रहा हूं फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। बेसिकली ये बात हो रही कि किसी राज्य का जीडीपी कितना है, उस जीडीपी के संदर्भ में, जीडीपी मतलब कहीं ना कहीं पैसा मान लो राज्य का, तो हमारी जेब में कितना पैसा है और इस पैसे की तुलना में हमारे ऊपर लोन या कर्जा कितना होना चाहिए। इसी संदर्भ में राज्य के ऊपर एक या राज्यों के लिए एक स्टैंडर्ड तय करा गया। ये स्टैंडर्ड कहता है कि 32% जो है होना चाहिए। मतलब 100 रुपए आपकी आय है तो आपके ऊपर 32% या 32 रुपए का कर्जा होना मतलब सही समझा जा सकता है, उचित माना जा सकता है। परंतु इससे ज्यादा आपके ऊपर यदि कर्जा आ रहा है तो यह गलत है। यह क्या है? गलत है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में आइए फटाफट चर्चा करते हैं क्या क्या आंकड़े कहते हैं। तो मध्य प्रदेश में देखो मेरे प्यारे बच्चों, वर्ष 2005 में मध्य प्रदेश राजकोष या उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 लाया गया। आपसे पूछ ले यह अधिनियम कब लाया गया, आपका आंसर होना चाहिए 2005 में लाया गया। इसका उद्देश्य क्या है? तो राजकोषीय घाटे को समाप्त कर राजस्व का प्रबंधन करना, मतलब धीरे धीरे राजकोषीय घाटे को कम करना या एक तरीके से उसको समाप्त करना। मतलब आप अपनी आय को बढ़ाते जाइए और आपके खर्चे को कम करते जाइए, इस तरीके से। उसी के बाद में 2005 में देखो क्या हो रहा है कि 2005 में ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की तुलना में 39.5% और वर्ष 2022 तक यह ऋण अनुपात घटकर 29% हो गया। दैट मीन्स कहीं ना कहीं इस बात को समझिए कि यह कहा गया कि यह स्थिति अच्छी मानी गई या मध्य प्रदेश की स्थिति अन्य राज्यों की तुलना में थोड़ी अच्छी मानी गई, ऐसा मान सकते हैं आप। समझे बात को। उसी आधार पर चर्चा होती है कि यह सारे सुझाव अंततः कहां से आते हैं? ये आते हैं मेरे प्यारे बच्चों वित्त आयोग से, फाइनेंस कमीशन से। तो फाइनेंस कमीशन या वित्त आयोग के संबंध में कुछ की फैक्ट है, फटाफट बोल रहा हूं, उनको सुन लो, ये आपके काम आएंगे। सबसे पहले इसका गठन या कॉन्स्टिट्यूशन यदि फॉर्म की बात करेंगे तो हम बोलेंगे आप आर्टिकल 280 में भी आर्टिकल सब आर्टिकल पूछे, सब अनुच्छेद पूछेगा तो आप बताना 1। 280 सब क्लॉज 1 की बात हो रही है। गठनकर्ता कौन है? राष्ट्रपति करता है। कब करता है? प्रत्येक 5 साल में करता है। ये सारे फैक्ट्स आपको पूछे जाएंगे, ध्यान से सुनना। इसी संदर्भ में उद्देश्य पूछे तो आप बोलेंगे राजस्व का बंटवारा, मतलब जो पैसा आया है उसमें केंद्र को कितना मिले, राज्य को कितना मिले और कब कब मिल जाए। सामान्यतः 5 साल के लिए इनकी सिफारिशें लागू होती हैं। तो देखो सबसे पहला जो बना था 1951 में बना था, केसी नियोगी की अध्यक्षता में यह गठित हुआ था। 14वें वित्त आयोग के संदर्भ में बात करेंगे 2013 में गठित हो रहा है। इस दौरान अध्यक्ष जो है वाईवी रेड्डी साहब है, ठीक है ना। उसके बाद में यदि हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों 15वां वित्त आयोग कब बन रहा है? तो 2017 में बन रहा है। इसके अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह है। इसकी सिफारिशें कब तक लागू थी? 2026 तक इसकी 25 तक इसकी सिफारिशें लागू होंगी। आपसे नवीनतम क्वेश्चन बिल्कुल बनने वाला क्वेश्चन है, चाहे करंट अफेयर से पूछ ले, चाहे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ ले, आपका आंसर बनना चाहिए कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। आप अच्छे से आंसर देना मेरे प्यारे बच्चों, अरविंद पनगड़िया जी। अरविंद पनगड़िया जी कौन है आपको पता होना चाहिए। तो अरविंद पनगड़िया जी है 2015 से लेकर 2017 तक नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष रह चुके हैं। आपसे ऐसे भी पूछ ले कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे तो आपका आंसर बन जाना चाहिए। वहीं इस आयोग की सिफारिशें 2026 से लेकर 2030 तक लागू रहेंगी। अरविंद पनगड़िया जी एडीबी के पूर्व प्रमुख अर्थशास्त्री भी रह चुके हैं। उसी के साथ साथ 2015 की बात हो, 16 की बात हो, 17 की बात हो, यह भारत के G20 के लिए शेरपा भी रह चुके हैं। शेरपा का कॉन्सेप्ट मैंने G20 की क्लास में आपको विस्तार पूर्वक समझाया है। यदि आपको किसी को वहां पर कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो मैं कहूंगा आप उन क्लासेस को बिल्कुल देखें, आपको मिल जाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मेरे प्यारे बच्चों कुश आईएएस एकेडमी, जहां पर शिक्षा की भ्रांति नहीं शिक्षा की क्रांति के संदर्भ में बात होती है, तो कुश आईएएस एकेडमी के द्वारा यूनिट 6 को ध्यान में रखते हुए
बहुत ही यूनिक जो अपने टॉपिक्स हैं उनको डिजाइन करते हुए सरल आसान भाषा में समझाने के लिए मैंने आपके लिए पूरा कोर्स लॉन्च करा। ये कोर्स बहुत न्यूनतम कीमत पर है, 111 रुपए। आप ऐसे ही समझ लीजिए कि एक गुरुदक्षिणा के तौर पर आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, जिसमें मैंने केवल उन बिंदुओं को रखा है जिससे आप जल्द से जल्द पढ़ें और जल्द से जल्द पास हो जाएं। अभी से इसको देने का तात्पर्य है कि आपको 2 बार इस कंटेंट को कम से कम पढ़ना होगा। कितनी बार पढ़ना होगा? 2 बार। आपको लैंग्वेज कठिन लगे कहीं पर, हालांकि मैंने उसको अपनी आसान भाषा में हर जगह वो कर दिया है, इजी कर दिया है, क्योंकि सारे पहले नोट्स मैंने हैंड रिटन बनाए हैं, उसके बाद इनको टाइप करा है। तो इस आधार पर ये लिमिटेड ऑफर दिया जा रहा है। आगे चलकर मैं इसकी फीस बढ़ा दूंगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, क्योंकि देखो आप या तो सारी बुकें उठा के ले आओ, सारा कुछ पढ़ लो, या तो मैं आपसे कहूंगा कि कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो और पास हो जाओ। तो इसी संदर्भ में मेरे प्यारे बच्चों, इस कोर्स की लिंक इस तरीके से नीचे दी हुई है, आप इस लिंक पर क्लिक करके जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और इस आधार पर मैं आपसे कहूंगा कि आप इस कोर्स को जो है परचेज भी कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, और हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपको सारी जानकारी उस पर मिल जाएगी। ये जो क्लास आप देख रहे हैं ना, इस क्लास में भी इसकी लिंक आपको देखने को मिल जाएगी। क्लियर है? चलिए, बिल्कुल। तो मैं अतुल कुमार गर्ग अब आपसे विदा लेना चाहूंगा, और इस कोर्स को आपको परचेज करने के लिए इस यूट्यूब क्लास, इसी क्लास की जो है लिंक पर चेक करें, यहाँ पर सारी लिंक दी हुई है। यदि किसी भी दौरान आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, आप डायरेक्ट मुझे कॉल करके जो है बात कर सकते हैं, मैं आपकी समस्या का समाधान भी यहाँ पर करके दे दूंगा। तो प्यारे साथियों, मैं अतुल कुमार गर्ग अब विदा लेना चाहूंगा आपसे। इसी तरीके से हम आगे भी यूनिट करेंगे, ज्यादा लेक्चर्स नहीं है एमपी के इकोनॉमी के, क्योंकि मैंने वैसे ही इसको प्रिसाइज कर दिया है। कम पढ़िए, अच्छा पढ़िए, पास हो जाइए। 10 से 16 क्वेश्चन की बात है, एक क्वेश्चन भी आपका एग्जाम रोक सकता है। तो बाकी आप समझदार हैं कि ज्यादा पढ़ना है और कम नंबर प्राप्त करने हैं, या कम पढ़ के अच्छा पढ़ के पास होना है। जय हिंद, जय भारत, और बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। सभी को जय सिया राम।